चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, हम बहुत ही शॉर्ट में ये करेंगे, एक रिवीजन के तौर पर। ठीक है, रिवीजन वीडियो होगा ये। साथ सिर्फ हम पढ़ते जाएंगे, आपको इसका कुछ विश्लेषण नहीं देंगे हम। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है, ये क्या है, समस्त कार्यपालिका का या फिर कार्यपालिका कार्यवाही की जो भी है कार्यपालिका की, वो सभी जो है राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक, भारत में जो है ब्रिटेन के समान संसदीय प्रणाली को लागू किया गया है। ठीक है, और भारत में जो लागू है वो ब्रिटेन के समान ही संसद में जो प्रणाली है वो लागू है। ठीक है, इसमें सबसे पहला अनुच्छेद आता है 52, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में ही निहित है, ऐसा जो बोलते हैं। ठीक है, वो 53 में ही है। ठीक है, उसके बाद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है, च्यवनप्राश खा के राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल हैं वो आए थे, ऐसे करके याद रख सकते हो 54। ठीक है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल या फिर उसके गण। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की जो पद्धतियां हैं उसके बारे में अनुच्छेद 55 बोलता है। ठीक है, निर्वाचन की पद्धतियों के बारे में। ठीक है, ठीक, उसके बाद हम निर्वाचक की पद्धतियां, उसके बाद हम देखेंगे 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में, 56, राष्ट्रपति के कार्यकाल। ठीक है, अनुच्छेद 57 इसमें जो पुनर्नियुक्ति है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 57 को याद रखना पुनर्नियुक्ति के लिए। ठीक, अनुच्छेद 58 इसमें दी गई है अर्हताएं, यानी क्या क्या योग्यताएं हो सकती है 58 में। ठीक है, अनुच्छेद 59 पद की शर्तें, वेतन और जो भत्ते वगैरह हैं इन सभी की जानकारी अनुच्छेद 59 में बताया गया है। ठीक है, किसके, राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। अब राष्ट्रपति ने 60 गांठ करके क्या किया, शपथ ले रहा है भाई, वो 60 गांठ कर लिया और खुद ही शपथ ले रहा है, ऐसे करके याद रख सकते हो। 60 में क्या है, शपथ। उसके बाद 61 में है महाभियोग प्रक्रिया के बारे में वर्णन। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया 61। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों एक अनुच्छेद है 71, इसमें निर्वाचन विवाद संबंधित जो निश्चय है उसका जो निपटारा होगा वो सर्वोच्च न्यायालय में होगा। ठीक है, ये किसमें बताया है, अनुच्छेद 71 में बोला है कि निर्वाचन संबंधी जो विवाद है इसका निश्चयन कहाँ पे किया जाएगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। जो राष्ट्रपति संबंधी वो होगा, विवाद होगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति जो क्षमादान कर सकता है किसी को, है ना, तो वो उसका वर्णन जो है 72 में मिलता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हम जो बचे हुए अनुच्छेद हैं उनको। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा 72 तक। ठीक, उसके बाद है 77, सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे, जो हम बताते हैं ना, वो है 77वें नंबर के अनुच्छेद में। उसके बाद है अनुच्छेद 95, इसमें सत्र जो होता है उस किसी सत्र को आहूत करना, सत्र को अवसान करना, समाप्त करना और लोकसभा का विघटन करना, ये जो है सभी चीज़ें, ये 3 चीज़ें अनुच्छेद 95 में बताया गया है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद है 95 नंबर का, इसमें ये सब बताए गए हैं। ठीक है, क्या क्या, सत्र आहूत करना, सत्र को अवसान करना और लोकसभा का विघटन करना। ठीक, अनुच्छेद नंबर 95 में बोला है। उसके बाद सीधे अनुच्छेद 108 देखते हैं, तो इसमें संयुक्त सम्मेलन बुलाने का जो अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक है, वो इसमें दिया गया है 108 में कि संयुक्त सम्मेलन राष्ट्रपति बुला सकता है। अनुच्छेद 111 किसी भी विधेयक पर अनुमति देने का संबंधित जो प्रावधान है, ठीक है, किसी भी विधेयक पर जो राष्ट्रपति की अनुमति देता है उसका विधान अनुच्छेद 111 में है, 111। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 123। ठीक, अनुच्छेद 123 में क्या है, तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, ठीक है, वो है अनुच्छेद 123 में कि अध्यादेश जारी करने के संबंधी।
ठीक। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, ठीक ना, वो अनुच्छेद 124 के तहत करता है, ठीक है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 52 में है, ठीक है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या है? 52 में बताया गया है भाई। आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो बताया गया है 352 में, ठीक है। उसके बाद जो अगला हम देखते हैं 356, इसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन इसमें बताया गया है 356 नंबर के अनुच्छेद में, ये भी याद रखना है। उसके बाद है उसके बाद है 360, ठीक है। 360 में दिया है वित्तीय आपात, ठीक है। तो वित्तीय आपात दिया है 360 नंबर में, है ना। हमने देखा राष्ट्रीय आपात 352 में, कौन से में देखा? 352 में। और राष्ट्रपति शासन देखा हम 356 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेदों का थोड़ा थोड़ा विश्लेषण देखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 55 के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो शक्तियां हैं ना, निर्वाचन संबंधी शक्तियां, उसके बारे में बताता है ये। तो क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमी मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है ना। उसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए दोस्तों कुल वैध मतों से अधिक मत आपको प्राप्त करने होंगे, अन्यथा जो दूसरे क्रम की गिनती होगी फिर से उसमें ध्यान दिया जाएगा अगर आप कुल वैध मतों से अधिक नहीं प्राप्त करते हैं तो, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में देखते हैं। तो समरूपता के सिद्धांत पर ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली काम करता है ताकि क्या हो? जनता का समान प्रतिनिधित्व हो सके। इसमें क्या होता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों का जो मत मूल्य होता है वो कितना होता है? देखिए, राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के मूल्य, इसमें राज्यों की जो कुल जनसंख्या होती है, ठीक है, उसको भाग दिया जाता है किससे? राज्य में विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं ना, गुणित 1000 कर देंगे फिर उसमें, ठीक है, ये कर देंगे। तब क्या होगा? राज्य विधानसभा के निर्वाचन से जो ये भाग लेते हैं उसमें यह है कि राज्यों की कुल जनसंख्या को भाग दे देंगे राज्य में जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उससे, ठीक है, और गुणित 1000 करके नीचे, ठीक है, उससे क्या करेंगे? भाग दे देंगे। फिर संसद में देखते हैं, संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका क्या मूल्य होता है? तो इनका मूल्य होता है समस्त राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के, ठीक है, समस्त राज्यों के विधानसभा के सदस्यों का मतों का जो मूल्य है, ठीक है, उसको हम भाग दे देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से, ठीक है। संसद में जो निर्वाचित कुल सदस्य संख्या है, हाँ, उससे भाग दे देंगे किसको? जो समस्त राज्यों के विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य हो रहा है ना, जो मत मूल्य आएगा, ठीक है, उससे भाग दे देंगे हम संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से, ठीक है। तो यहाँ से संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य काउंट हो जाएगा। तो संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, ठीक है, इससे क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेते हैं एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जनगणना का आधार वर्ष के बारे में हम कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो जनगणना का आधार 1971 का माना जाता है, ठीक है, जो कि 2026 तक यथावत रहेगा ऐसा बोला गया है, ठीक है। इस प्रणाली में मतों की नहीं, मत मूल्यों की गणना की जाती है, जैसे हमने बताया मत मूल्य, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में सफलता के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा जो है वो आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे कि वैध मत अगर उसको प्राप्त करना है तो कुल जो मत है ना उसमें से अवैध मत को हटा देंगे,
ठीक है, अवैध मत को हटा देंगे, फिर वही वैध मत होगा। न्यूनतम चुनाव कोटा क्या है? तो दिए गए कुल वैध मतों की संख्या, ठीक है, जितने भी कुल वैध मत जितने भी दिए गए हैं, मिले हैं, उसमें 2 से भाग कर देंगे तो दिए गए कुल वैध मतों की संख्या आ जाएगी, ठीक है, प्लस उसमें 1 कर देंगे, ठीक है। तो यही न्यूनतम कोटा है, जिसका न्यूनतम कोटा प्राप्त करना राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार को चुनाव के लिए आवश्यक है, बोला है ना। राष्ट्रपति चुनाव में सफलता के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा आवश्यक है, तो वही है, कुल दिए गए वैध मतों को 2 से भाग कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका न्यूनतम चुनाव कोटा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, एक आपको नोट देना है कि देखना है कि 1969 में द्वितीय वरीयता क्रम की गणना की थी, ठीक है। 1969 में द्वितीय वरीयता क्रम की गणना करना पड़ गया था, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। राष्ट्रपति का उम्मीदवार भी वोट दे सकता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति उम्मीदवार बना है वो भी अपना वोट दे सकता है। इसके लिए उसे लोकसभा और राज्यसभा या फिर विधानसभा किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य होना पड़ेगा पहले उसको, ठीक है, तभी वो वोट दे सकता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत का प्रयोग भी कर सकता है, ठीक है। उस समय जो लोकसभा अध्यक्ष है वो भी चुनाव में अपना निर्णायक मत दे सकता है। अगर निर्णय की स्थिति हो, बराबर हो गया, तब वो लोकसभा जो अध्यक्ष है वहाँ पे वो वोट दे सकता है, ठीक है। 11वें संविधान संशोधन 1961 में, ठीक है, 11वें संविधान संशोधन 1961 में यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो या राज्यसभा लोकसभा के सदस्य निलंबित हो तो भी राष्ट्रपति चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे राष्ट्रपति के चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने हेतु देखते हैं क्या करना पड़ता है। तो इसके लिए राष्ट्रपति की नामांकन पत्र दाखिल करने के 50 प्रस्तावक हो, जो चाहे आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो या मतदाता हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रस्तावक होगा वो चाहे आप यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हो वो हो सकता है या फिर मतदाता होंगे, ठीक है। दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है, आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये देख लेना, ठीक है। हम इसके बारे में सर्च करेंगे प्रस्तावक के बारे में, तो इसके लिए आप ये याद रखना 50 प्रस्तावक चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, है ना। और जमानत राशि होती है 15,000 रुपये राष्ट्रपति चुनाव के लिए, ठीक है। नोट, अब यहाँ पर नोट देखना है, कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 उसको प्राप्त करना होगा, वरना क्या होगी, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। राष्ट्रपति हेतु अब देखिए जो उपराष्ट्रपति आता है उसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ 15,000 की जमानत राशि आवश्यक होती है यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 56, तो हम ऊपर देख रहे थे, है ना, 55 में, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 56, इसमें कार्यकाल के बारे में बताया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण तिथि से 5 वर्ष के, ठीक है, 5 वर्ष के लिए होता है, और शपथ ग्रहण तिथि होता है वहीं से। राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देगा, ये उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाता है, अगर नए राष्ट्रपति का चुनाव तथा राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा, ठीक है। अगर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया है तो जो पुराना राष्ट्रपति है तब तक वह पद पर बना रह सकता है, उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक वो पद पर बना रह सकता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, अनुच्छेद 57 में, ठीक है, अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन की योग्यता के बारे में। इसमें क्या योग्यता है, तो संविधान में वैसे तो यह व्यवस्था नहीं दी गई है पुनर्निर्वाचन की कि राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल में भाग नहीं ले सकता, ठीक है।
यानी संविधान में वैसे तो यह व्यवस्था नहीं की गई है कि राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल में भाग नहीं ले सकता, ऐसा नहीं कहा गया है, बोल रहा है। अर्थात भारत में कोई भी व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो अनुच्छेद याद रखिएगा 57 पुनर्निर्वाचन की योग्यता के बारे में, 58 में अर्हताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए निम्न अर्हताएं होनी चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र हो, लोकसभा की सदस्य बनने की अर्हता रखता हो। ठीक है, अनुच्छेद 59 आ जाते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों वेतन वगैरह के बारे में बताए हैं, वेतन और शर्तों के बारे में। ठीक, तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए का वेतन मिलता है और इसको पेंशन मिल जाए फिर बाद में 2.5 लाख का। शर्तें, वह विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति जो है विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह किसी अन्य लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति को प्राप्त जो भत्ते हैं, विशेषाधिकार और कई उपलब्धियां पद्धति के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके जो वेतन है, विशेषाधिकार है और कई उपलब्धियां हैं, ये पदावधि यानी उसके पद धारण के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये बोल रहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद याद रखिएगा 59, जिसमें राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति या कार्यपालक राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसको क्या किया जाता है, शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, यदि यहाँ मुख्य न्यायाधीश दोस्तों अगर उपस्थित नहीं हो शपथ दिलाने के लिए, तो कोई ज्येष्ठ न्यायाधीश अगर हो तो वो भी शपथ दिला सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 61 के बारे में। ठीक, तो इसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है ना, जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक, शर्त क्या है कि महाभियोग प्रस्ताव न होकर संकल्प होना चाहिए। ठीक है, ये महाभियोग ना कह के इसको हम संकल्प है ऐसा बोल सकते हैं, ताकि लोकसभा अध्यक्ष या सभापति जो हैं और सदन के सभी सदस्य क्या कर सकते हैं, मना ना कर सके। क्या है, ये एक संकल्प है ऐसा मानिए, बोल रहा है। इसे क्या बोल रहे हैं कि ये महाभियोग प्रस्ताव न होकर एक संकल्प होना चाहिए, ताकि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं या सभापति है एवं सदन के सभी अन्य सदस्य मना न कर सके। ठीक है, ये लोग मना न कर सके, ऐसा शर्त है। ठीक है, इसमें उनको भाग लेना ही है ऐसे करके। उसके अलावा हम देखते हैं तो 14 दिन पूर्व क्या है, राष्ट्रपति को इसको सूचना दी जानी चाहिए कि भाई आपके विरुद्ध अभी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। स्थान दोस्तों कहाँ पे लाया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया। तो दोस्तों महाभियोग जो प्रक्रिया है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा सदन दोनों में किसी भी जगह लाया जा सकता है ना। जिस भी सदन में लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों का इसमें हस्ताक्षर भी होना चाहिए। ठीक है, जिस सदन में लाया जाएगा सबसे पहले उसके 1/4 सदस्य उसमें हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, तभी ये आगे जाएगा, ऐसा बोल रहा है। अभियोग सदन किसे कहते हैं, जिस सदन में दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है उसे अभियोग सदन के नाम से जाना जाता है ना। और इस सदन में 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होने पर ही यह जांच सदन में भेजा जाएगा। ठीक है, जिस सदन में पहले लाया जाएगा उसे अभियोग सदन कहा जाएगा और वहाँ से फिर 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए, तभी ये दूसरे सदन में जाएगा जांच होने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं जांच सदन कौन है ना। यहाँ आरोपों की क्या होती है, जांच की जाती है। ठीक है, जो कि दूसरा सदन होता है दोस्तों, है ना, अगला सदन होता है ये आगे। यहाँ राष्ट्रपति अपना पक्ष भी स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से रख सकता है। ठीक है, जब दूसरे सदन में जाता है जांच होने के लिए या फिर अगले सदन में रखा जाता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति उस सदन में अपना पक्ष रख सकता है या फिर अपने प्रतिनिधि के द्वारा अपना पक्ष रखवा सकता है। यदि आरोप सिद्ध हो जाता है तथा इस सदन में भी 2/3 से ये फिर से पारित हो जाता है उस सदन में भी, है ना, तो राष्ट्रपति को दोस्तों फिर राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ सकता है। ठीक है, यानी दूसरे सदन में भी 2/3 से ये पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। ठीक है, 14 दिन पूर्व उसको सूचना दिया जाएगा। अभियोग सदन जिस सदन पहले रखा जाएगा वहाँ से भी 2/3 से पारित होना चाहिए। ठीक है, तभी अगले सदन में जाएगा, यानी जांच सदन में। जांच सदन में
ये 2/3 से पारित होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियाँ दोस्तों अगर हम बात करें, इसका अनुच्छेद हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं हम, है ना। कार्यपालिका शक्तियाँ क्या है राष्ट्रपति की। ठीक है, इसका अनुच्छेद है 53 दिया है दोस्तों, ये देखिए 53 नंबर पे कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। तो संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है। ठीक है, अनुच्छेद 77 भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ये अनुच्छेद 77 में बताया गया है। ठीक है, ठीक, चले देखिए पदाधिकारियों की नियुक्ति। अब राष्ट्रपति जो है वो किन पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति सबसे पहले राष्ट्रपति सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियों में 75(1) के द्वारा कर सकता है, धारा अनुच्छेद 75(1) में। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर सकता है, ये मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही, और ये अनुच्छेद 75(2) में है। ठीक है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत आधार पर राष्ट्रपति के ही उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए जो मंत्रिपरिषद है ना वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के द्वारा ही उसके प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश लेकर। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 76 इसमें ध्यान रखेगा महान्यायवादी के केस में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और उपराज्यपालों की भी नियुक्ति करता है, वहाँ पे अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक है, प्रशासक और राज्यपाल जो उपराज्यपाल वगैरह हैं इनकी नियुक्ति करता है अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक है, इसके अलावा राज्यों के राज्यपालों की भी नियुक्ति करता है, लेकिन वहाँ पे अनुच्छेद 155। ठीक है, अनुच्छेद 155 के तहत राज्य में जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति करता है। सामान्यतः भारत के जो राष्ट्रपति हैं जब राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो तत्समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से क्या लेता है, सलाह लेता है। यह एक मान्यता है। ठीक है, यह क्या है, एक मान्यता है, ना कि संविधान की कोई प्रावधान है। ठीक है, वो सलाह ले सकता है, ऐसा बोल रहे हैं मुख्यमंत्री से राज्यपाल को नियुक्त करते समय। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, अब देखिए इसकी शपथ पत्र मुख्य न्यायाधीश कराता है, तो यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इसको उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति खुद स्वयं करता है। ठीक है, और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, अनुच्छेद 124 यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 ध्यान रखिएगा यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति के बारे में। ठीक, उसके बाद में मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेगा अनुच्छेद 324 को। ठीक है, तो हमने देख लिया कार्यपालिका की शक्तियाँ। वीडियो को दोस्तों आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, अगर आपको स्पीड चाहिए तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं अगला बिंदु देखते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकता, किंतु उनके पदच्युति प्रस्ताव में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है, वे पद के अनुसार हैं। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है, जो नीचे दिए गए हैं ना, नीचे इन्हें क्या बताया गया है यहाँ पे कि इनको राष्ट्रपति जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर हटा तो नहीं सकता, लेकिन उनके जो हटाने की प्रक्रिया है, पदच्युति है, वहाँ पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जो है वो आवश्यक है। ठीक है, वे पद जो हैं वो इस प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से भी पद हैं जहाँ पे उनको हटाया जाता है तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। तो एक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश हैं।
और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, इन सभी का अगर पदच्युति होता है तो यहाँ पे राष्ट्रपति का उसमें हस्ताक्षर होना आवश्यक है, ठीक है। कौन कौन से वे पद हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जिसे बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश हैं, इसके अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो, इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। हाँ, अगला आगे हम देखते हैं, ठीक है, विधायी शक्तियाँ देख लेते हैं थोड़ा सा हम, ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी संबंधी कार्य या फिर शक्तियाँ, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 79 राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग है, ठीक है, तथा राष्ट्रपति को विधायी संबंधी निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। विधायी शक्तियाँ अर्थात बोल सकते हैं कानूनी शक्तियाँ बोल सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। इसके लिए आपको अनुच्छेद याद रखना है 79 ठीक है। केंद्रीय विधायिका में सदस्यों का मनोनयन, ठीक है दोस्तों। जो केंद्रीय विधायिका है देश की, वहाँ पे सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। कौन कौन से सदस्यों का? तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदस्यों का मनोनयन या फिर उनका नामजद दोस्तों कुल 14 सदस्यों का कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल इंडियन भारतीय समुदाय का जो होता है, ठीक है, उसमें 2 सदस्य दोस्तों ये मनोनीत कर सकता है। लेकिन ये याद रखेगा वर्तमान में ये जो प्रभाव है ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, बता रहे हैं, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं अनुच्छेद 331 को। यहाँ पे लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का 2 सदस्य पहले नियुक्त किया जाता था, अब ये वर्तमान में प्रभावी नहीं है बोला जा रहा है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 80(1) के तहत राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में या खेल से संबंधित 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 80(1) के तहत, ठीक, ये राज्यसभा में कला, विज्ञान, साहित्य, सेवा संबंधित 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। विधायी शक्तियों के बारे में हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे यहाँ पे विधेयकों पर राष्ट्रपति के जो है हस्ताक्षर वो अनिवार्य हैं, या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जो हैं वो महत्वपूर्ण है, जरूरी है, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात कोई विधेयक है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कानून बन सकता है। अगर कोई विधेयक है वो कानून बनना है तो वहाँ पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है, ठीक है। उदाहरण मान लीजिए संसद ने एक शासकीय विधेयक पारित किया और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा। राष्ट्रपति ने कुछ आपत्तियों सहित विधेयक को संसद में वापस भेज दिया। फिर संसद ने क्या किया? संसद ने विधेयक पर पुनर्विचार कर दोबारा पारित करके राष्ट्रपति के पास क्या किया? भेज दिया, ठीक है। राष्ट्रपति के पास फिर से भेजा। अब राष्ट्रपति क्या करता है? एक तो विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया, ठीक है। अगर वो विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया और पद से त्यागपत्र दे दिया अगर, तो विधेयक जो है वो कानून के रूप में नहीं बन सकता। अगर राष्ट्रपति वहाँ हस्ताक्षर कर देता तो वो कानून बन जाता, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो अपना पद त्याग सकता है, और ऐसा होने पर विधेयक जो है वो कानून नहीं बनेगा उस समय, ठीक है। तो ये कुछ थे विधेयक पर राष्ट्रपति के अनिवार्य है जो हस्ताक्षर, ठीक है, वहाँ पे ज़रूरी ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, ठीक, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से प्रस्तुत होने वाले विधेयक, ठीक है। अब कुछ ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति के राष्ट्रपति से पहले से ही अनुमति लेना जरूरी है, अनुशंसा लेना, रिकमेंडेशन। वो कौन से विधेयक है? तो एक होता है सरकार का विधेयक जिसे सरकारी विधेयक बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा नए राज्यों का निर्माण संबंधी विधेयक होता है, वहाँ पे भी राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ली जाती है। इसके अलावा राज्य जो है उनके क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करने वाले जो विधेयक है ना, वहाँ पे भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। इसके अलावा राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो या फिर पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये बोला है अगर राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो वहाँ पे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की ज़रूरत नहीं, नाम आप बदल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है धन विधेयक में भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होता है, तो ठीक है। ये जो हमने बताया पूर्व अनुमति, इसको आपको एक बार और बताते हैं।
सरकारी विधेयक में पूर्वानुमति लेना जरूरी है। नए राज्यों का निर्माण कर संबंधी वहाँ पे भी पूर्वानुमति जरूरी है। राज्यों के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना हो तो भी वहाँ पूर्वानुमति जरूरी है, लेकिन नाम परिवर्तन के लिए जरूरी नहीं है। धन परिवर्तन के लिए भी जरूरी है भाई, धन विधेयक में जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति संबंधी हमें अधिकार देखना है। किस पर? केंद्रीय विधेयक पर। जो केंद्र सरकार विधेयक लाता है ना, वहाँ पर राष्ट्रपति की अनुमति संबंधी क्या अधिकार हैं, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकते। ठीक है, अगर इसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है तो वो पुनर्विचार के लिए उसको नहीं भेजा जा सकता वापस उसके पास। ठीक है, केंद्रीय विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति संबंधी जो हम देख रहे हैं, तो जो धन विधेयक है ना दोस्तों, हाँ ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति की अनुमति संबंधी अधिकार हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, इसके अलावा है ना, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। देखिए यहाँ पे क्या देखना है, केंद्रीय विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति संबंधी अधिकार, तो पुनर्विचार हेतु नहीं भेजा जा सकता। इसमें हमें ये देखना है कि किस किस को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता, दोबारा विचार के लिए। तो जो धन विधेयक है ना, अगर राष्ट्रपति वहाँ पे हस्ताक्षर नहीं करता है तो पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता राष्ट्रपति। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, यहाँ पर भी पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है, यहाँ पर वो पुनर्विचार के लिए वापस विधेयक को नहीं भेज सकता। ठीक है, वहाँ पे ये हस्ताक्षर करेंगे ही। ठीक है, इसके अलावा आगे हम बात करें तो हस्ताक्षर हेतु अस्वीकार नहीं कर सकता, तो हस्ताक्षर के लिए वो मना नहीं करेगा। किस चीज़ पर? संविधान संशोधन विधेयक पर। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक जो है वहाँ पे राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही होगा, वो अस्वीकार नहीं कर सकता। हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। अब वो हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है कहाँ पर? सामान्य विधेयक वगैरह हो और वित्त विधेयक वगैरह हो। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। किस प्रकार के विधेयक में? ऐसे ही कोई सामान्य विधेयक हो और या फिर वित्त विधेयक हो, तो इस पर वो हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो केंद्रीय विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति संबंधी अधिकार हमने देखे। यहाँ पे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, उसमें हमने देखा धन विधेयक। ठीक है, इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक, यहाँ पे पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता। फिर हम देखते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी लंबा लंबा लाइन लिखा है, इसलिए थोड़ा अक्षर आपको छोटा दिखेगा, शब्द जो हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की अनिवार्यता, ये हमने देख लिया है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया, हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, राज्यों के विधेयक पर राष्ट्रपति के अनुमति संबंधी अधिकार। ठीक है, 201 नंबर के अनुच्छेद में बोला है कि राज्यों के जो विधेयक होते हैं वहाँ पर राष्ट्रपति के अनुमति संबंधी क्या अधिकार हैं। ठीक है, यदि एक विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित हो जाता है, ठीक है, राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति ने विधेयक को कुछ आपत्तियों सहित राज्य विधानमंडल के पास वापस भेज दिया। अब राज्य विधानमंडल ने विचार कर उसे दोबारा पारित किया। अब राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है या देने से इनकार भी कर सकता है फिर से। ठीक है, वहाँ पे राज्य विधानमंडल से क्या हुआ, कोई विधेयक पारित हो गया, राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति विधेयक को कुछ अगर उसको आपत्ति लगता है तो वो कुछ आपत्तियों सहित राज्य विधानमंडल के पास वापस भेज देगा। ठीक है, वापस राज्य विधानमंडल ने उस पर विचार कर दोबारा उसको पारित कर दिया। अब राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है या देने से इनकार भी कर सकता है। ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कब देते हैं राष्ट्रपति? तो पहले तो प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के जो सम्मेलन होता है उसमें राष्ट्रपति अपना भाषण देता है। ठीक है,
और लोकसभा के आम चुनाव जब हो जाता है, लोकसभा में आम चुनाव, उसके बाद राष्ट्रपति भाषण देता है। और कहाँ देता है भाषण? वो देता है संसद के किसी भी सदन में वो भाषण दे सकता है। और इस भाषण को तैयार कौन करता है? तो केंद्र के मंत्रिपरिषद जो हैं वो इस भाषण को तैयार करते हैं। संसद सत्र संबंधी अधिकार के बारे में अब हम देखते हैं दोस्तों। संसद सत्र संबंधी इसके क्या अधिकार हैं? संसद में जो सत्र वगैरह हैं उनके बारे में, जो बैठक वगैरह हैं, ठीक है। तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 85 में, ठीक है। अनुच्छेद 85 में संसद सत्र संबंधी अधिकार राष्ट्रपति के पास क्या क्या है? तो उसके पास पहला अधिकार है संसद का सत्र आहूत करना, यानी वो संसद का सत्र बुला सकता है। कौन? राष्ट्रपति। और संसद का सत्र को समाप्त भी वो कर सकता है, ठीक है। लोकसभा को भंग कर सकता है, अर्थात लोकसभा का विघटन कर सकता है, लोकसभा का सत्रावसान कर सकता है, ठीक है। लोकसभा का क्या कर सकता है? सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान अर्थात वही लोकसभा को समाप्त कर सकता है राष्ट्रपति। लोकसभा को नहीं, लोकसभा का जो सत्र चल रहा है उसको समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि संसद सत्र वो बुला सकता है, ठीक है, सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा का सत्रावसान कर सकता है। विशेष हमें ये देखना है यहाँ पे कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को स्थगित नहीं कर सकता, ये बात आपको याद रखना है। वो ऐसा कर सकता है, बुला सकता है, ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो स्थगित नहीं कर सकता कि इतने दिनों के लिए इसको स्थगित किया जाता है या इतने समय के लिए, तो वो स्थगित नहीं कर सकता। तो दोस्तों स्थगित कौन कर सकता है? स्थगन जो है वहाँ के सभापति या फिर जो अध्यक्ष होता है वो स्थगित कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आपको अनुच्छेद 108 याद रखना है, ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए, ठीक है। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, ठीक है। और ये जो है मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर बुलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का पहले सलाह लेते हैं, उसके बाद दोनों संयुक्त सत्र बुलाते हैं, दोनों सदन का। संयुक्त सत्र आहूत करना राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं है, ठीक है। अब ये जो संसद सत्र है, संयुक्त सत्र है, इसको ये नहीं है कि राष्ट्रपति स्वयं से बुलाता है, ठीक है, अर्थात इसका स्वविवेकी शक्ति नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत नहीं कर सकते, ठीक है। संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत नहीं कर सकते, ठीक है, यानी बुला नहीं सकते, बोल रहे हैं। संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिएगा। हमने बताया कि आहूत कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति बुलाता है, बोल रहे हैं संयुक्त संसद का संयुक्त अधिवेशन। ये मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर बुलाता है, ठीक, किसके? मंत्रिपरिषद जो होते हैं ना, मंत्री वगैरह, उनके अनुशंसा पर बुलाता है। लेकिन संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ये नहीं बुलाता। किसके अनुशंसा पर बुलाता है? ये मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर बुलाता है, ठीक है, यानी ये इसकी स्वविवेकी शक्ति नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, अध्यक्षता, ठीक है। अब अध्यक्षता के बारे में देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 118(4), ठीक है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, सदस्यों द्वारा चुना गया व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। यहाँ पे याद रखना है अनुच्छेद 118, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति अगर वहाँ है तो उसका जो उपाध्यक्ष है वो करेगा, ठीक है। या फिर उसके बाद राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है, सदस्यों द्वारा चुना गया। या फिर उसके बाद क्या होगा, अगर ये भी अनुपस्थित है राज्य का उपसभापति, तो सदस्यों द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति वहाँ पे संयुक्त सम्मेलन, संयुक्त बैठक की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा, ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की, ठीक। आगे हम देखते हैं दोस्तों, जब कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दूसरे सदन को भेजा जाता है तो निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। क्या बोल रहा है? जब कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित करके दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, ठीक है, तो निम्नलिखित जो परिस्थितियां हैं वहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कैसे बुला सकता है? यदि विधेयक एक सदन के द्वारा पारित किया जाता है और दूसरा सदन
पहले सदन से अगर असहमत हो, ठीक है, पहले सदन ने दूसरे सदन ने क्या किया, पारित कर दिया, लेकिन पहले सदन ने पारित कर दिया लेकिन दूसरा सदन जो है असहमत है, तो राष्ट्रपति संयुक्त सम्मेलन बुला सकता है, अधिवेशन बुला सकता है। इसके बाद यदि एक सदन दूसरे सदन के द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन से असहमत, हाँ वही बात है, ठीक है, जो हमने बताया। यदि लोकसभा राज्यसभा से असहमत है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, यहाँ भी बुला सकता है। लोकसभा जो है राज्यसभा से अगर असहमत है तो, ठीक है। यदि दूसरे सदन ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया, दूसरे सदन ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया, तब ये बुला सकता है संयुक्त अधिवेशन। यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में दोनों सदन अंतिम रूप से अगर सहमत नहीं है तो भी संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, कौन, राष्ट्रपति जी। दूसरे सदन ने विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने पूरे होने तक विधेयक को पारित नहीं किया हो, अभी तक अगर दूसरे सदन ने 6 महीना हो गया उसको, वो वहाँ से पारित नहीं कर रहा है, तब भी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। इसके अलावा नियम क्या है, संसद के संयुक्त सत्र की प्रक्रिया के विषय में नियम जो है लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के परामर्श पर राष्ट्रपति बनाता है, अनुच्छेद 118(3) के तहत, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नियम में बताया है कि नियम यह है कि संसद के संयुक्त सत्र की प्रक्रिया के विषय में लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 118(3) के तहत नियम बनाता है, ठीक है। यह सत्र लोकसभा के नियमानुसार संचालित होगा, ठीक है, न कि राज्यसभा के नियमानुसार, ठीक है। अब संयुक्त यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो नियम बनता है इसका, संसद के संयुक्त सत्र की प्रक्रिया के विषय में नियम किसके नियम चलते हैं, तो नियम जो है वो लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के जो सभापति हैं इसके परामर्श पर राष्ट्रपति जी ने इसकी नियम बनाया था, ठीक है। यह सत्र लोकसभा के नियमानुसार संचालित होगा, ना कि राज्यसभा, ठीक है। और ये जो सत्र है वो उसमें लोकसभा की भूमिका रहती है, उसके नियम अनुसार ही वो चलता है। हालांकि नियम राष्ट्रपति बनाता है लोकसभा और राज्यसभा के सभापति के परामर्श पर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कोरम, इसके लिए कितना कोरम होना चाहिए, यानी उपस्थित कितना जरूरी है, ठीक है। तो 1/10 दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का दोस्तों 1/10 वहाँ पे होना चाहिए संयुक्त सम्मेलन बुलाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा दोनों सदनों के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के वहाँ पे बहुमत से ये होगा, ठीक है, ठीक है। 1/10 सदस्य तो आया है, लेकिन प्रक्रिया क्या है, दोनों सदनों के जो उपस्थित हैं और जो मतदान करेंगे वहाँ पे, जो उपस्थित तो है लेकिन उसको मतदान भी करना है, मतदान करने वाले सदस्य, उनका वहाँ पे बहुमत होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अब तक बैठक, दोस्तों अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, ठीक है, उसको अब हम देखेंगे, ठीक है। अब तक कितनी बार, 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक कब बुलाया गया है, याद रखिएगा 1961 में, दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1978 में, ठीक है, एक बार 1961 में बुलाया गया, 1978 में, फिर 2002 में बुलाया गया था, ठीक है। जब पहले बुलाया गया उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, 1978 में थे मोरारजी देसाई, जब 2002 में बुलाया गया था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। तो 1961 में जब बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन तो दहेज प्रथा विधेयक था 1960। उसके बाद 1978 में जब बुलाया गया बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 के लिए तो मोरारजी देसाई थे उस समय प्रधानमंत्री। 2002 में आतंकवाद निवारण विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, ठीक है, ठीक है। देखते हैं विधेयकों, निम्नलिखित विधेयकों पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं किन किन विधेयकों पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा वित्त विधेयक या सामान्य विधेयक और सरकारी विधेयक, इन तीनों पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अध्यादेश शक्ति अनुदेश, ठीक है। अब अध्यादेश शक्ति इसका जो है राष्ट्रपति का, उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद
123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है ना। उपबंध यानी अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। कब जारी कर सकता है दोस्तों? तो संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सत्र न चल रहा हो तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई विधेयक है, अगर उसको पारित होना है तो दोनों सदनों की ज़रूरी होता है उसमें, ठीक है, सहभागिता। इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके दोनों सदनों को यहाँ पे वो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है कि आप आइए, ऐसे करके, ठीक है। दूसरा है दोनों सदन या एक सदन के अनुपस्थिति में, हाँ वही हमने बताया, ठीक है। इसके अलावा जब लोकसभा दोस्तों विघटित हो गया हो तब भी अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत। विषय वस्तु क्या है? तो संघ सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है या समवर्ती सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, संघ सूची के विषय हो या फिर समवर्ती सूची का विषय हो, ठीक है। यहाँ पे राज्य सूची नहीं है, इनके विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर हम क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो विधेयक का क्षेत्र क्या होना चाहिए जब अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसके लिए धन विधेयक हो, अगर वित्त विधेयक हो और साधारण विधेयक हो, ठीक है। हमने विधेयक में वहाँ पे देखा संयुक्त विधेयक किसके लिए बुलाया जा सकता है, तो हमने वहाँ पे देखा था वित्त विधेयक, सामान्य विधेयक और सरकारी विधेयक को देखा था। लेकिन यहाँ पे जो अध्यादेश जारी किया जा सकता है वो धन विधेयक से संबंधित कोई बात हो, संशोधन करना हो या कुछ हो, तो वहाँ पे अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। वित्त संबंधित विधेयक हो, वित्त विधेयक, उसके अलावा कोई साधारण विधेयक हो, तब भी वो ये क्या कर सकता है, राष्ट्रपति जी वहाँ पे अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। हमें नोट के रूप में ध्यान रखना है, संविधान संशोधन विषय को छोड़कर किसी भी विषय पर जारी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला है संविधान संशोधन विधेयक, उसको छोड़ दें तो किसी भी विधेयक के लिए वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अब हमें पे देखना है न्यायिक प्रावधान के बारे में। न्यायिक प्रावधान क्या कहता है? तो न्यायालय में अध्यादेश को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का असद्भावनापूर्ण उपयोग किया गया है। ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में आदेश को इस आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकते, जो अध्यादेश जारी किया गया उसको किस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति असद्भावनापूर्ण है, ऐसा करके उसको चुनौती नहीं दे सकते जो अध्यादेश जारी किया गया है। संसद की निर्भरताएं क्या है, क्या क्या अयोग्यताएं हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या ये विनिश्चय कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। निर्वाचन आयोग की सलाह पर संसद सदस्यों के अयोग्यता से संबंधित अगर वो प्रश्न हो तो यहाँ पे राष्ट्रपति कुछ निश्चय दे सकता है, कोई निश्चय कर सकता है। वो क्या कर सकता है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर संसद के सदस्यों के जो अयोग्यता हैं, ठीक है, वहाँ पे वो अपना निश्चय दे सकता है कुछ, या अनुच्छेद 103 के तहत संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर ये निर्णय दे सकता है। किसमें? अनुच्छेद 103, संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न है तो वहाँ पर भी ये अपना कुछ अपना क्या करता है, निर्णय रख सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति दल बदल के आधार पर 10वीं अनुसूची के तहत निर्हता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष करता है, ठीक है, न कि भारत का राष्ट्रपति। अर्थात अच्छा यहाँ पे ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति जो है दल बदल के आधार पर जो 10वीं अनुसूची के तहत निर्हता है ना, इसके सवालों का निपटारा जो है राज्यसभा में सभापति करता है और लोकसभा में अध्यक्ष करता है, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं करता इसका निर्हता के सवालों का निपटारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो कर सकता है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर संसद के सदस्यों की अयोग्यता पर वो अपना सहमति दे सकता है या फिर अपना निर्णय कर सकता है, विनिश्चय कर सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 103 के तहत संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधित कोई प्रश्न है तो वहाँ पे वो निर्णय दे सकता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जो है दल बदल के आधार पर 10वीं अनुसूची के तहत निर्हता वाले सवालों का निपटारा नहीं करेगा।
तो यहाँ पे निपटारा करेगा राज्यसभा के जो सभापति हैं और लोकसभा के अध्यक्ष, वो करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्षमादान की शक्ति के बारे में राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अनुच्छेद याद रखेगा 72। ठीक है, क्षमा प्रदान करना एक अनुग्रह है, क्या है, एक ग्रह है, ग्रेस है। ठीक है, क्षमा प्रदान करने की मांग एक अधिकार के रूप में नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये अधिकार नहीं है उसका, क्षमा प्रदान करने की मांग एक अधिकार के रूप में नहीं दी जा सकती। ठीक है, राष्ट्रपति जो क्षमा देता है वो ऐसा नहीं है कि कोई जो उसे क्षमा मांग रहा है वो उसका अधिकार है क्षमा मांगने का, ऐसा नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। क्षमा प्रदान करने वाले का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है राष्ट्रपति। जो क्षमा दम मांग रहा है उसका न्यायालयन संबंधी वो क्या कर सकता है, अवलोकन कर सकता है कि इसके बारे में क्या किया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में निम्नलिखित बातें हैं वो शामिल हैं। ठीक है, क्या क्या बातें शामिल है, क्षमा, उसके बाद परिहार, रिमिशन, प्रविलंबन, ठीक है, रिप्रीव, है ना, लघुकरण, ठीक है, कम्यूट, विराम। ठीक है, ये सभी इसके क्षमादान की शक्ति में शामिल हैं। इन दोस्तों इन वर्डों को आप सर्च करके देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद है 111। ठीक है, इसके अंतर्गत किसी भी विधेयक पर अनुमति देने या न देने संबंधी अधिकार प्रायोजित की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 111 है, इसके तहत राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक पर अनुमति दे या न दे ऐसा अधिकार उसको प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति इसका प्रयोग किसने किया था, तो एक ज्ञानी जैल सिंह था। ठीक है, राष्ट्रपति जी, उन्होंने 1986 में संसद द्वारा पारित डाक संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का जो है ये अपना प्रयोग किया था। इसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने निषेधाधिकार का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। ठीक है, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बारे में आप बता रहे हैं। ठीक है, आपातकालीन शक्तियों के बारे में देखते हैं हम। ठीक है, तो आपातकालीन शक्ति वाले अध्याय में दोस्तों हम इसका देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति की क्या देखेंगे हम यहाँ पे, स्वविवेकी शक्ति। ठीक है दोस्तों, इसकी स्वविवेकी यानी ये खुद से जो अपनी इसकी शक्ति है खुद से ये कर सकता है, क्या कर सकता है, विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेज सकता है ना, विपत्तियों को आप उसमें कोई विधेयक है उसमें आपत्ति करके वापस भेज सकता है, विधेयकों को क्या कर सकता है, रोक के रख सकता है, किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए फिर से ये भेज सकता है ना, संसद का संदेश भेजना, ये संसद में का जो संदेश होता है इसको ये भेज सकता है, विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगर किसी विधेयक पर ये स्वीकृति देगा या नहीं देगा तो वहाँ पे ये मंत्रिपरिषद सलाह नहीं लेगा विधेयक के बारे में कि मैं आपसे पूछ के ये विधेयक पारित करूँ या ना करूँ। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, अगर किसी विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो ये प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, हम इसके स्वविवेक की शक्ति, ये खुद ये ऐसा कर सकता है इसके बारे में। ठीक है, यदि परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कह सकते हैं, हाँ, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कर सके भाई कि भाई ये एडवाइस है, इसमें आप कुछ बताइए, ऐसे करके उसका पुनर्विचार के लिए हेतु वो मंत्रिपरिषद को बोल सकता है। यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो क्या होगा। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है कार्यवाहक के रूप में, तब क्या होगा ये देखिए, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं बना रहता अपितु वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस अवधि में क्या होगा, वो उपराष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं बना रहेगा, जो वो राज्यसभा का सभापति रहता है ना, उसका पद वो नहीं रहेगा उस समय, वो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा उस समय। ठीक है, इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का जो पद है उसका निर्वहन करेंगे। ठीक है, अब अगर जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, अपना त्याग पत्र दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे, वो मुख्य न्यायाधीश खुद वहाँ पे
वो करेंगे, ठीक है, उसके पद को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों। हमने शॉर्ट रिवीजन किया है दोस्तों। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिए अगर आपको कुछ कहना है।